हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज मी आकृति सिंह एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने एनाटॉमी का एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द सेल। ठीक है, तो सेल बहुत ज्यादा टफ नहीं है और कोई नया चीज नहीं है, ये 9th से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे होगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम ग्रेजुएशन लेवल पे सेल को डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा सुपरफिशियली भी नहीं पढ़ेंगे। हम वो सारे पॉइंट्स को टच करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सारी यूनिट को समझने के लिए। इसमें मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर के बाद जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा दैट इज द सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन को समझने के लिए सेल का अच्छे से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेके बैठो, वीडियो को इन तक देखना, और जो भी चीजें मैं नोट करने के लिए एज अ टेक्स्ट स्क्रीन पे ऐड करूंगी उसको आप चलते मतलब साथ साथ लिखते चलना। ठीक है, और जैसे ही वीडियो एंड होगा जितना कुछ भी आपने नोट डाउन किया है अपनी नोटबुक में सारी चीजों को सेम टाइम पे पढ़ना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी कंफ्यूजन है या फिर जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगी, जो कुछ भी बताऊंगी उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि जितने अच्छे लिसनर रहोगे आप उतना ही बेटर अंडरस्टैंडिंग आपका होगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले सेल। ठीक है, तो सेल का हमें पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट व्हिच रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द ओवम दैट इज द फीमेल एग सेल एंड द स्पर्मेटोजोआ दैट इज द मेल सेक्स सेल। तो देखो ह्यूमन बीइंग, आपने 11th 12th में भी ये लाइन पढ़ी होगी 12th के इंट्रोडक्शन में, कि जो एक ह्यूमन लाइफ होती है उसका जो लाइफ का ओरिजिन होता है, ओरिजिन जो होता है वो एक सिंगल सेल के फॉर्म में होता है। मतलब सबसे पहले एक सिंगल सेल होता है, फिर टाइम के साथ साथ उस सेल में डिवीजन होता है, सेल मैचुरेशन होता है, फिर जा करके एक पूरा आपका बोल सकते हो कि फिटस रेडी होता है। ठीक है, सबसे पहला जो सिंगल सेल जब ओवम दैट इज द फीमेल सेक्स सेल और स्पर्म दैट इज द मेल सेक्स सेल का फ्यूजन होता है, तो सबसे पहला जो सिंगल सेल बनता है दैट इज द जाइगोट। ठीक है, फिर उसी जाइगोट में आप मतलब फर्दर ऑन या फिर कहो लेटर ऑन सेल डिवीजन होता है, सेल मैचुरेशन होता है, और फिर इस तरीके से पूरे 9 मंथ का जेस्टेशनल फेज कंप्लीट होता है, और फिर वो फिटस डिलीवर होता है, फिर न्यूबॉर्न बेबी, फिर उसका जो फर्दर लाइफ साइकिल है जो एक ह्यूमन बीइंग का होता है वो सब ऐसे चलता रहता है। मीन्स एज अ सिंगल सेल हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, और उस सिंगल सेल को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। फिर उसके बाद आगे है सेल डिवीजन फॉलोज एज द फीटस ग्रोज, फिर सेल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन डेवलप ऑल विद द सेम जेनेटिक मेकअप एज द साइज। वही चीज मैंने आपको बताई है कि देखो एक लाइफ की स्टार्ट मतलब लाइफ का ओरिजिन या फिर कहो कि लाइफ कैसे इनिशिएट होती है, तो सबसे पहले फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल के बीच में जब फ्यूजन होता है तो सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जाइगोट। अब अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो आप जैसे बोलते हैं कि ठीक है जो मदर है वो प्रेग्नेंट हुई है, तो प्रेग्नेंट का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में जो मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स सेल का जब फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बन गया, तो वो जाइगोट स्टार्टिंग में सिंगल सेल जाइगोट होता है, फिर टाइम के साथ उस सेल में फर्दर मतलब लेटर ऑन सेल डिवीजन, सेल मैचुरेशन होता है, फिर एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 8 ऐसे बनते जाता है, और फिर पूरा टाइम होता है 9 मंथ का जेस्टेशन फेज पूरा होता है, फिर बेबी डिलीवर होता है, फिर वो जो आप एक अच्छा सा न्यूबॉर्न बेबी देख रहे होते हो वो जो एक प्रोसेस चला आ रहा है सिंगल जाइगोट से फीटस बनने का, वो सेल डिवीजन के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो ये था सेल डिवीजन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन। बाकी सेल क्या होता है आपको पता ही है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सेल में बेसिकली जैसे कि आज का जो हमारा मेन इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है और की पॉइंट है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारी बॉडी का हर एक पार्ट मतलब मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बना हुआ है। तो एक इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है, जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं उसमें से एक सेल्स को लो, और एक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हम वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ने वाले एक बार फिर से क्लियर कर दे रही हूँ। हमारी बॉडी में जैसे ऑर्गन्स होते हैं ना, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए हैं।
अब एक इंडिविजुअल सेल लो, एक इंडिविजुअल सेल जो कि टाइनी सेल्स होता है, ठीक है, जिसको आप नेकेड आई से मतलब इंडिविजुअल सेल को नहीं देख सकते हो, तो उस पर्टिकुलर एक जो छोटा सा आपका माइन्यूट सा सेल है उसके अंदर कौन कौन मतलब सेल के ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं आप देख लो। अ सेल कंसिस्ट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड विच a number of organelle suspended in a watery fluid called cytoplasm, ठीक है। देखो सेल के अंदर जब हम एंटर करेंगे तो हमें एक लेयर दिखाई देगी, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। वो फिर उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाटरी फ्लूइड जैसा एक एनवायरनमेंट होगा जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलोगे, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, सेल के ऑर्गन्स जिसको आप सेल ऑर्गेनल्स बोलते हो, वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सेल में जब आप एंटर करोगे तो आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज द साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वैसे इंडिविजुअल सेल्स के अपने ऑर्गन्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, और फिर ऑर्गेनल्स लिटरली स्मॉल ऑर्गन्स have individual and highly specialized functions and are often enclosed in their own membrane within the cytoplasm। देखो जैसे हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं सबका अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, सेम एज अगर हम अपनी बॉडी का कोई सिंगल सेल लेते हैं उसके अंदर जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सभी ऑर्गेनल्स का अपना एक मेम्ब्रेन होता है, साथ ही साथ पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स का अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल सेल लोगे तो उसके अंदर उसके कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला है न्यूक्लियस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड द साइटोस्केलेटन। हम इन्हीं सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं आप देख लो, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड द साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं हमने देख लिया। अब जब मैंने बोला कि जब हम सेल के अंदर एंटर करेंगे तो हमें सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि आप घर में जब आते हो तो आपका जो एरिया है, आपके घर का जो प्लॉट है उसमें सब अपने घर के आसपास एक बाउंड्री रखते हो ना, उस बाउंड्री के अंदर आपका घर होता है। तो सेम एज सेल के अंदर एक बाउंड्री है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाटरी फ्लूइड है, ठीक है, वाटर आप मान लो वाटर है, उस वाटर में छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और हर एक ऑर्गेनल का अपना एक मेम्ब्रेन है, अपनी एक बाउंड्री है, अपना एक लेयर है, ठीक है। तो तभी तो सारे ऑर्गेनल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, वरना सब एक ही में मिक्स हो जाएंगे ना। तो जो मतलब सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्मा है, फिर उसके अंदर सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट है और उन ऑर्गेनल हर एक ऑर्गेनल का भी अपना अपना एक मेम्ब्रेन है, अपनी अपनी एक लेयर है, अपना अपना एक बाउंड्री है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। देखो अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, सुनना है, कॉपी में लिखना है, 2-4 बार उसको रीड करना है, आपको सारी चीजें समझ भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना होता है? फॉस्फोलिपिड एक फैटी सब्सटेंस होता है, उस फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। फिर इन 2 लेयर जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 2 लेयर है और वो 2 लेयर किस चीज की है? फॉस्फोलिपिड की है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के साथ साथ और क्या वो उसमें रहता है? प्रोटीन और शुगर, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या या फिर कह लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना होता है, तो आप क्या क्या बताओगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। मतलब फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं और उस लेयर्स के साथ प्रोटीन और शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है और ये एम्बेडेड इन देम, मतलब कि आप बोल सकते हो कि उस जैसे बोलते हो ना कि कोई लेयर है उसके अंदर कोई चीज एम्बेडेड है। एम्बेडेड को अगर आप लोकल लैंग्वेज में या फिर अपनी मदर टंग में बोलो तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ये उसमें पिंड है, मतलब उसके अंदर है,
लगा हुआ है उसमें, जैसे आप दीवार में किल लगा देते हो तो वो किल उसमें एम्बेडेड हो जाता है, उसमें लग जाता है ना, चुभ जाता है। सेम एज वो जो हमारी फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर हैं उसमें प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल एम्बेडेड होता है, अंदर के साइड ऐसे लगा होता है, और फिर ये सब मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, फिर in addition to phospholipids the lipid cholesterol is also present in the plasma membrane। देखो सबसे पहले हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लेयर से बनी हुई है, दैट इज द फॉस्फोलिपिड। अब इन फॉस्फोलिपिड में शुगर और प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं, उसमें लगे हुए रहते हैं। अब फॉस्फोलिपिड के साथ साथ लिपिड कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर ये सारे मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, या फिर बोल सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला कि फॉस्फोलिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट है, तो अब प्रोटीन के बारे में क्या दिखा है, those proteins that extend all the way through the membrane may provide channel that allow the passage of, for example, electrolytes and non-lipid soluble substances। देखो आपने 9th या 11th में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करता है। सेल के अंदर कौन सी चीजें आनी हैं और कौन सी चीजें बाहर जानी हैं, इस चीज का ध्यान कौन रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब हर किसी की एंट्री और हर किसी का एग्जिट अलाउ नहीं करता है, कुछ बहुत मतलब सब्सटेंस को चूज करता है। अच्छा इसको बाहर भेजना है, ओके ओके चलो इसको बाहर निकालो, अच्छा इसकी एंट्री करानी है, ओके ओके लेट इट एंटर इनटू द सेल। मतलब कि वो एक तरीके का ना सिक्योरिटी है, सेल ऑर्गेनल्स की सिक्योरिटी है या फिर साइटोप्लाज्म का सिक्योरिटी है, जो ये डिसाइड करता है कि कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर आएंगे और कौन से सब्सटेंस सेल से बाहर जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है उस पे प्रोटीन्स और शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब प्रोटीन के बारे में ये कह रहा है कि जो प्रोटीन्स, ठीक है, पूरा फैला होता है, पूरी फॉस्फोलिपिड की लेयर पे एक्सटेंड हुआ होता है, उसका क्या काम होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स या मॉलिक्यूल्स को पास आउट, मतलब एक चैनल का काम करता है, एक रास्ता दिखाता है प्रोटीन। ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स का एंट्री होना है, एग्जिट होना है, वो इजिली कैरी आउट हो पाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन द सराउंडिंग फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो भाई प्रोटीन का एक मैं आपको स्ट्रक्चर इस पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि प्रोटीन सरफेस पे कैसा दिखता है। आप ये फिगर देख लो, ये फिगर को ज्यादा कुछ करना जरूरी नहीं है, बस स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में सेम टॉपिक के बगल में नोट डाउन करते चलो, क्योंकि जब एग्जाम में क्या होता है ना कि फिगर अगर आप बनाओगे डायग्राम तो उस पर अच्छे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने इतना प्रोटीन तक देख लिया। अब फॉस्फोलिपिड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 2 लेयर है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर प्रेजेंट है और वो 2 लेयर किस चीज की है, फॉस्फोलिपिड की है। तो थोड़ा फॉस्फोलिपिड के बारे में हम देख लेते हैं। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव अ हेड which is electrically charged and hydrophilic। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मीनिंग वाटर लविंग, एंड द टेल which has no charge and is hydrophobic मीनिंग वाटर हेटिंग। देखो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका एक हेड होता है, ठीक है, और एक टेल होता है। मतलब अगर आप फॉस्फोलिपिड को देखोगे कि वो दिखने में कैसा है, तो आपको ऐसा दिखेगा कि उसका एक ऊपर का पोर्शन हेड जैसा है और उसके नीचे टेल जैसा है। तो जो हेड वाला पोर्शन होता है उसका, वो आपका हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है, वो वाटर के साथ बाइंड हो जाएगा। लेकिन जो टेल वाला पोर्शन होता है वो वाटर फोबिक होता है। वाटर फोबिक मतलब वाटर हेटिंग, वो वाटर को हमेशा रिपेल करेगा, उससे दूर जाएगा, उसके साथ बाइंड अप नहीं होगा। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखो इसको याद रखने का तरीका मैं बताती हूँ। हाइड्रोफिलिक, फिलिक क्या दिखा रहा है, एल डिनोट्स लव। तो भाई अब आप जिसके साथ लव बॉन्डिंग होगा वो इंसान उसके साथ क्या करेगा, बाइंड अप करेगा ना। फिर हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब क्या होता है, डर होता है। तो जिस चीज से आपको डर लगेगा आप उससे दूर जाओगे, नफरत करोगे ना। तो अगर हाइड्रोफिलिक है इट मीन्स दैट हेड हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। टेल हाइड्रोफोबिक है, पीछे हटेगा, वाटर हेटिंग है। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के बारे में हम उसके अरेंजमेंट की बात करें तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज अरेंज्ड लाइक अ सैंडविच विद द हाइड्रोफिलिक हेड्स अलाइंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स फॉर्मिंग अ सेंट्रल वाटर रिपेलिंग लेयर। ठीक है, देखो
फॉस्फोलिपिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉस्फोलिपिड क्या है, 2 लेयर है, ठीक है। तो 2 लेयर ये सैंडविच की तरह होता है, मतलब जैसे सैंडविच क्या होता है, एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड लगा रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर अलाइंड होगा, मतलब जस्ट लाइक अ सैंडविच, ठीक है। अब इनका हमने ये देखा कि फॉस्फोलिपिड में हेड और टेल मॉलिक्यूल्स जैसा है दिखने में। तो फॉस्फोलिपिड का जो हेड वाला पोर्शन होता है वो वाटर लविंग है, तो वो आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। वहीं जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो क्या करता है, अंदर के साइड रहता है और वो वाटर रिपेलिंग, मतलब वाटर को दूर करता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि वाटर से वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो 2 लेयर सैंडविच के टाइप से रहती है, जिसमें कि हाइड्रोफिलिक हेड आउटर सरफेस पे होता है, वो वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफोबिक टेल इनर सरफेस पे होता है और वो वाटर हेटिंग होता है, वाटर रिपेलिंग चैनल बनाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यही सारी चीजें हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन इतना भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनल्स की तरफ कि सेल्स में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गन है, अब ध्यान से पढ़ना क्योंकि अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गन है दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस डिस्कस करते हैं। तो एवरी सेल इन द बॉडी हैज अ न्यूक्लियस, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होता है दैट इज द मैच्योर एरिथ्रोसाइट, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। हमारी बॉडी के हर एक सेल में, मतलब अगर हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं तो सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बट हमारी बॉडी में जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स हैं दैट इज द रेड ब्लड सेल, उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आगे हम बात करें तो जो न्यूक्लियस है इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल एंड इज कंटेन्ड विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप, अ मेम्ब्रेन सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन but with tiny pores through which some substance can pass between it and the cytoplasm, ठीक है। that is the cell contents excluding the nucleus। तो जो न्यूक्लियस है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है सेल में, मतलब हमारे सेल्स में हमने देखा कि कौन कौन से हमारे सेल में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, गोल्गी एपरेटस हो गया। इन सबको अगर कंपेयर करो तो न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ओके। और जो न्यूक्लियस है वो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनल का अपना एक मेम्ब्रेन होता है। तो जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। उस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, लेकिन दोनों मेम्ब्रेन में डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियर एनवेलप में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। वो छेद जो होते हैं, होल होते हैं, वो क्या काम करते हैं, टाइनी पोर्स उनको बोलते हैं। वो ये काम करते हैं कि मतलब कि वो सब्सटेंसेस का पैसेज अलाउ करते हैं, मतलब कि जैसे कि देखो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, बट न्यूक्लियस का अपना एक मेम्ब्रेन है। इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें पोर्स प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा कि कुछ सब्सटेंसेस जिनकी जरूरत होगी न्यूक्लियस से बाहर जाने की वो न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे, और कुछ सब्सटेंसेस जिनको साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस के अंदर आने की जरूरत है वो उस टाइनी पोर्स जो होल है एनवेलप के बीच बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में, उस मेम्ब्रेन के थ्रू वो सब्सटेंस का इनकमिंग आउटगोइंग का प्रोसेस इजीली कैरी आउट हो सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप का क्या काम होता है आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। उस साइटोप्लाज्म में सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक ऑर्गेनल का अपना खुद का एक मेम्ब्रेन होता है। तो अभी हमने पहले ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा दैट इज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो अपना एक मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म वाटरी फ्लूइड है, अब उसके अंदर एक लेयर आ रही है न्यूक्लियर, उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो ये जो लेयर है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप बोल रहे हैं, उस पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होना है वो इजिली कैरी आउट हो पाए, ठीक है।
तो इस तरीके से इतने पॉइंट्स हमारे कवर होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द न्यूक्लियस कंटेन्स द बॉडीज जेनेटिक मटेरियल विच डायरेक्ट्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है, जितने भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो सब हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, हमारा जो जेनेटिक मेकअप है या फिर हमारी बॉडी के जो जीन्स क्रोमोसोम्स हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये जो जीन और कहते हो आप जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, वो कहाँ रिप्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे न्यूक्लियस में ही हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन जिनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको कैरी आउट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब भाई उसको कैरी आउट होने के लिए जेनेटिक मटेरियल का होना ज़रूरी है और ये जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सबको पता होगा। फिर क्रोमोसोम्स किस चीज का बना होता है, डीएनए, दैट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए से क्रोमोसोम बना हुआ है। 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स रिसेंबल्स अ फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमैटिन। देखो जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम का साइज बदलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब। लेकिन अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल अपने रेस्टिंग फेज पे है, तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम का पैटर्न होता है वो एक थ्रेड की तरह होता है जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। मैं जितने पॉइंट्स बोल रही हूँ उसको सुनते जाना और जो कुछ भी स्क्रीन पे आ रहा है उसको एज इट इज नोट डाउन करते चलो। फिर जब आप खुद से पढ़ोगे ये लेक्चर सुनने के बाद ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ स्टार्टिंग में जब आप अभी एनाटॉमी का सारे सेल टिश्यू फिर ऑर्गन सिस्टम सारा पढ़ना है, फर्स्ट टाइम थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन एक बार दो बार तीन बार जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद विदिन द न्यूक्लियस इज अ रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोलस which is involved in a manufacture that is the synthesis and assembly of the components of the ribosome। देखो न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको आप न्यूक्लियोसोम बोलते हो, ठीक है, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं या न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक रफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं और ये न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, राइबोसोम का कंपोनेंट, राइबोसोम बनाने के लिए कौन यूजफुल होता है, न्यूक्लियोलस यूजफुल होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर एनवेलप टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होना है वो इजीली कैरी आउट हो पाता है। उसके बाद हमारे न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट कराते हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है तो उस टाइम पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं ऐसे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस के अंदर जैसे हमने जेनेटिक मटेरियल देखा वैसे न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है, रफ स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं और ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम, अभी राइबोसोम भी एक ऑर्गेनल होता है, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसके सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोलस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के बारे में हमने एक और चीज देखी थी कि वैसे तो हमारी बॉडी में जितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स होते हैं या फिर कह लो रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत ही कॉमन सा नाम है जो हम सब जानते हैं, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और हमारे सेल को, हमारी बॉडी सेल्स को इमीडिएट एनर्जी की नीड पड़ती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमें मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का एक ऑर्गेनल है, ठीक है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी के सेल में जो साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं सभी ऑर्गेनल का अपना अपना खुद का एक मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारे न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर एनवेलप,
सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक मेम्ब्रेन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब उसका अपना एक मेम्ब्रेन होता है। और इसके शेप की बात करें तो सॉसेज शेप्ड का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर सम टाइम डिस्क्राइब्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ भाई, जब हमें अपने बॉडी में एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यही माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी सप्लाई कराने का काम करता है, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है उसको कौन कैरी आउट कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट कराता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू जब भी हमें मतलब आपने वो देखा होगा ना कि एटीपी टूटता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, फिर उसके बाद वो जब वो ब्रेक डाउन होता है तब जा करके एनर्जी रिलीज होती है। तो एटीपी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कराने वाले केमिकल प्रोसेस के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरिंग एक प्रोसेस होता है, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसको कौन कैरी आउट कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद synthesis of ATP is most efficient in the final stage of the aerobic respiration, a process requiring oxygen. The most active cell types have the greatest number of mitochondria, example liver, muscles and spermatozoa। देखो जैसे कि मैंने बोला कि जब हमें बॉडी में हमारी एनर्जी की इमीडिएट एनर्जी की नीड पड़ती है तो एटीपी ब्रेक डाउन होता है। और एटीपी को कौन ब्रेक डाउन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये ब्रेक डाउन होता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये ब्रेक डाउन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, सबका कुछ ना कुछ स्टेजेस होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं होता, सब एक के बाद 4-5 स्टेजेस से हो करके कोई चीज होता है। तो जो फाइनल स्टेज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, उसके फाइनल स्टेज पे ही आप बोल सकते हो कि मतलब जो एटीपी का सिंथेसिस होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल स्टेज में ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा एफिशिएंटली होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो देखो हमारी बॉडी में कई सारे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जिस सेल के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा वो सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो जिसके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिस सेल के पास, इट इज ऑब्वियस कि उस सेल के पास ज़्यादा एनर्जी है। तो ज़्यादा एनर्जी है तो वो सेल ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा। तो ऐसे कौन कौन से सेल होते हैं, लीवर सेल होता है, ठीक है हमारा, फिर लीवर सेल होता है, हमारे मसल्स होते हैं, और हमारा जो स्पर्मेटोजोआ जैसे कि मेल सेक्स सेल्स जो स्पर्म होता है तो उसका बनने का जो आप स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स, ये सारा प्रोसेस पढ़े होगे। वो सेल जो होता है स्पर्मेटोजोआ, जो सिंगल सेक्स सेल्स होता है, मेल सेक्स सेल होता है, वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, लीवर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, और हमारे मसल्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसलिए ये जो 3 सेल होते हैं वो मोस्ट एक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द राइबोसोम, ठीक है। तो अब हम राइबोसोम को डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम्स आर द टाइनी ग्रैनुअल्स, मतलब आप अगर राइबोसोम को समझना चाहो तो एक छोटा मोती, जैसे जो छोटे छोटे से मोती होते हैं ना गोल गोल से, वैसा ही कुछ राइबोसोम देखने को मिलता है। और राइबोसोम जो है आपका वो 2 चीजों से बना होता है, ठीक है। तो आप उसमें क्या क्या ले सकते हो, एक तो प्रोटीन होता है हमारा और दूसरा हमारा आरएनए होता है, ठीक है। तो ये टाइनी ग्रैनुअल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। कंपोज्ड ऑफ, इसमें होता है, प्रेजेंट होता है। बट राइबोसोम का काम क्या होता है, तो राइबोसोम आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है। अभी आप टेम्पलेट, मैसेंजर, ये सारी चीजों के बारे में 12th में आपने वो जेनेटिक्स वाले यूनिट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आरएनए टेम्पलेट के बारे में। उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानना है, बस इतना समझ लो कि आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये आरएनए का काम होता है। अब आरएनए कहाँ प्रेजेंट, ये राइबोसोम का काम होता है। फिर से आप सुन लो, राइबोसोम टाइनी ग्रैनुअल्स होते हैं, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ओके। सेकेंड पॉइंट है, राइबोसोम आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता है। तो जो मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, इज द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। अब राइबोसोम के हम इस लोकेशन की बात करें कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहला, राइबोसोम जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस पे पाया जाता है,
साथ ही साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी एक सेल का ऑर्गेनल है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके सरफेस पे जब राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और इसके साथ साथ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, अगर प्रेजेंट है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप क्या बोलोगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, यहाँ पर जो आउटर सरफेस पे अगर एंडोप्लाज्मिक के सरफेस पे या फिर न्यूक्लियर एनवेलप के सरफेस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो वहाँ प्रेजेंट हो है तो भाई कुछ काम कर रहा है ना, वहाँ पे प्रोटीन बनाता है और जो भी सब्सटेंसेस का एक्सपोर्ट होना है, ठीक है, जिस भी सब्सटेंसेस का एक्सपोर्टेशन होना है, बाहर जाना है अंदर आना है, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली ये मतलब कि आप बोल सकते हो कि सेल के बाहर एक्सपोर्ट होने का जो भी सब्सटेंस है ना, उसमें जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कराता है राइबोसोम। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्यों, क्योंकि प्रोटीन बेसिकली एंजाइम्स ही होते हैं और जब भी कोई रिएक्शन कराना है, किसी भी सब्सटेंस का एक्सपोर्टेशन कराना है तो उसमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है रिएक्शंस को कैरिड आउट करने के लिए। तो उस एंजाइम्स के लिए प्रोटीन चाहिए और उस रिएक्शन के लिए मान लो प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन कौन बनाएगा भाई, राइबोसोम बनाएगा। तो राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा तो तभी तो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अभी भी मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक एक नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल इन द साइटोप्लाज्म। समझ लो कि जैसे आप समझ लो कि एंडोप्लाज्मिक एक नेटवर्क है, जैसे कि एक रास्ता होता है ना, कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड रास्ता होता है, कैनाल एक रास्ता होता है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। और फिर उसके बाद दो टाइप्स के होते हैं, अभी मैंने बताया, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होगा, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो अब हम इन दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप है दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करता है, ये लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस में यूजफुल होता है, मतलब ये लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन का भी ये काम करता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जैसे कि अभी हमने देखा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बना रहा है और स्टेरॉइड हार्मोन बना रहा है और ड्रग के डिटॉक्सिफिकेशन में काम कर रहा है। तो ये जो लिपिड बना रहा है वो लिपिड क्या काम करता है आपको पता है, जो एनवेलप, जैसे कि हमने देखा कि हर एक मेम्ब्रेन का एनवेलप है ना, तो उस एनवेलप में, उस मेम्ब्रेन में हर एक ऑर्गेनल का अपना एक मेम्ब्रेन है। तो वो मेम्ब्रेन जब डैमेज होता है या फिर उस मेम्ब्रेन को रिप्लेस करने की जरूरत होती है तो वो सारा काम यही जो लिपिड, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बना रहा है, वो लिपिड ये जो डैमेज्ड मेम्ब्रेन्स होते हैं उसको रिप्लेस करता है, उनको रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनल जो है ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, हर ऑर्गेनल का काम एक दूसरे से एसोसिएटेड। जैसे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं ना, सेम एज हमारे सेल्स के, पर्टिकुलर सेल्स के जितने ऑर्गन्स होते हैं वो सब भी एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ठीक है, तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताई हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, अब प्रोटीन बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि भाई वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है और जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन बनाना। इट मींस दैट वो जहां जहां प्रेजेंट होगा वहां वहां प्रोटीन बनेगा। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट हुआ यानी कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद जब सेल्स को इन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हार्मोन्स और एंजाइम्स की नीड पड़ती है, तो ये प्रोटीन के फॉर्म में ही तो सब पहुंचते हैं ना एक दूसरे के पास। तो जिस सेल को जरूरत पड़ती है फिर ये प्रोटीन वहां तक एक्सपोर्ट कराता है, हार्मोन और आप कह सकते हो एंजाइम्स को। ठीक है, तो जब एक ऑर्गेनल से निकल के
दूसरे सेल में या दूसरे कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी सब्सटेंस एक्सपोर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को आप बोलोगे सेल एक्सोसाइटोसिस। मतलब कि एक्सो का मतलब बाहर जाना, साइटोसिस मतलब सेल के में बाहर जा रहा है, ठीक है। एक ऑर्गेनल से निकल के, एक सेल से निकल के दूसरे सेल में कोई सब्सटेंस जा रहा है तो उस प्रोसेस को आप सेल एक्सोसाइटोसिस बोलोगे, ठीक है। फिर या फिर एक्सोसाइटोसिस बोलोगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को बहुत ध्यान से पढ़ना, जिसको आप गोल्गी बॉडी भी बोलते हो, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन के साथ मतलब कंफर्ट हो आप उसको बोल सकते हो। बस आपको सबका फंक्शन पता होना चाहिए और सबका आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब हम एंडोप्लाज्मिक का किस तरीके से कनेक्शन गोल्जी एपरेटस के साथ है हम ये देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा है कि जो प्रोटीन था वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और राइबोसोम का एक ही काम है, मतलब जो मेन काम है दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो अब जो पहले गोल्जी एपरेटस क्या होता है वो देख लो। तो गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ अ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स। देखो जैसे कि सैक मतलब अगर आप बोरा, अब उसको जो जूट के सैक्स होते हैं, ठीक है, क्या कपड़ा ले लो, कोई ऐसा क्लॉथ मटेरियल, बैगेज टाइप का, बैग टाइप का, उसको फोल्ड करो, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कुछ उसी टाइप का स्ट्रक्चर गोल्जी एपरेटस का होता है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है ना कि देखो वैसे तो सारे सेल्स में गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेल्स ना मतलब कि प्रोटीन्स के एक्सपोर्ट या फिर प्रोटीन का एक्सपोर्टेशन का काम कराने के लिए जो सेल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं उन सेल्स में गोल्जी एपरेटस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। या कह सकते हो कि बड़ा प्रेजेंट होता है, गोल्जी एपरेटस ज्यादा प्रेजेंट होता है। जो सेल्स प्रोटीन एक्सपोर्टेशन या प्रोटीन का एक्सपोर्ट कराने के लिए ज्यादा एक्टिव नहीं है उन सेल्स में भी गोल्जी एपरेटस होगा। बट जो सेल्स प्रोटीन एक्सपोर्ट के प्रोसेस में बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सेल्स में गोल्जी एपरेटस लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो द प्रोटीन्स मूव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी एपरेटस। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस का क्या एसोसिएशन होता है, क्या रिलेशन है, मैं आपको बताती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप देख लो कि वहां प्रोटीन बन रहा है, तो वहां जो प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन गोल्जी एपरेटस में आता है, ठीक है। और गोल्जी एपरेटस का काम होता है उन प्रोटीन्स को पैक करके संभाल के रखना। तो गोल्जी एपरेटस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के आया है वो गोल्जी एपरेटस में आया, वहां पे प्रोटीन पैक होता है वेसिकल के फॉर्म में, और उस वेसिकल का एक नाम होता है दैट इज द सेक्रेटरी ग्रैनुअल्स, ठीक है। जो प्रोटीन गोल्जी एपरेटस में पैक होता है वो वेसिकल के फॉर्म में पैक्ड होता है और उस वेसिकल्स को सेक्रेटरी ग्रैनुअल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद जब भी किसी सेल्स को प्रोटीन की नीड पड़ती है तो ये जो वेसिकल है वो गोल्जी एपरेटस में स्टोर रहता है, ठीक है। वेसिकल क्या है, वही प्रोटीन आके पैक हो गया तो वो वेसिकल बन गया। गोल्जी एपरेटस में जब प्रोटीन पहुंचा तो वो पैक हो जाता है। जैसे कि समझ लो एक गिफ्ट है उसको पैक कर लिया, तो फिर कोई चीज रखते हो सेफली, अगर संभाल के स्टोर करना हो तो उसको अच्छे से डिब्बे में पैक करके रखते हो ना, तो वही सेम काम गोल्जी एपरेटस अपने पास प्रोटीन को स्टोर किया रहता है। तो स्टोर करेगा, जब रखेगा तो ऑब्वियसली बात उसको पैक करके संभाल के रखेगा, ठीक है। तो जो पैक करता है वेसिकल के फॉर्म में, और उस वेसिकल को मतलब जब प्रोटीन पैक हो जाता है तो उसको सेक्रेटरी ग्रैनुअल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर जब भी किसी सेल को प्रोटीन की नीड होती है तो ये गोल्जी एपरेटस से बाहर निकल के उस सेल में जाते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाते हैं। और देखो फिर गोल्जी एपरेटस से बाहर निकल रहा है क्या, राइबोसोम। तो मैंने बताया कि जब भी किसी ऑर्गेनल के अंदर से कोई भी सब्सटेंस बाहर निकलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस बोलोगे, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस मतलब एक्सो बाहर के साइड, साइटोसिस सेल, तो कोई भी चीज सेल के बाहर जा रही है तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस बोलोगे, ठीक है। तो हमारा गोल्जी एपरेटस भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद मतलब सिंपल सी बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बना वो गोल्जी एपरेटस में आया, गोल्जी एपरेटस ने उसको पैक करके वेसिकल के फॉर्म में बड़े प्यार से रखा। उस पैक्ड प्रोटीन या वेसिकल को सेक्रेटरी ग्रैनुअल्स बोलते हैं, वो गोल्जी एपरेटस में स्टोर रहेगा, वहां पे अच्छे से रखा रहेगा। फिर जब भी किसी सेल को प्रोटीन की नीड होगी तो ये वहां से एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो उस सेल में चला जाएगा, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाएगा, वो जो पैक्ड प्रोटीन है, किस प्रोसेस के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है दैट इज द लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या होता है, Lysosomes are one type of secretory vesicles with membranous wall which are formed by the Golgi apparatus। देखो लाइसोसोम्स भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और ये कैसे बनता है, गोल्जी एपरेटस ही लाइसोसोम बनाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि राइबोसोम प्रोटीन बना रहा था, याद करना, राइबोसोम राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है और गोल्जी एपरेटस क्या बनाता है, लाइसोसोम, एल, ठीक है। लाइसोसोम कौन बनाता है, गोल्जी एपरेटस बनाता है, ठीक है। और एक सेक्रेटरी वेसिकल्स ही होते हैं, मतलब कि सेक्रेटरी वेसिकल्स मतलब एक ऐसा पैक्ड सब्सटेंस जो सिक्रीट होता है, मतलब बाहर निकलता है, जाता है, ट्रेवल करता है, इस तरीके से आप इसको अज्यूम कर सकते हो। तो लाइसोसोम्स में बेसिकली होता क्या है
तो दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकिंग डाउन फ्रैगमेंट्स, ऑर्गेनेल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स. एग्जांपल RNA, DNA, carbohydrates, proteins inside the cell into the smaller particles that are either recycled or extruded from the cell as waste material. देखो लाइसोसोम बेसिकली होते क्या है, तो लाइसोसोम्स में बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. अब आपको भी पता है कि एंजाइम्स जब भी कोई ब्रेकडाउन, जैसे डाइजेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है ना, तो उन फूड के ब्रेकडाउन के हर एक स्टेप पे एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है ना. तो इन एंजाइम्स को भाई ये एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये एंजाइम्स लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये लाइसोसोम्स में बेसिकली बहुत से टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. तो इनका क्या काम होता है इन एंजाइम्स का, जो लाइसोसोम क्या है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है. अब ये ऑर्गेनेल में क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है. तो सेल के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी होता है. तो जब इन डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को मान लो कभी 2 to 9 को ब्रेक डाउन करना है, तो एंजाइम की नीड पड़ेगी ना. तो ये एंजाइम्स कहाँ से मिलेंगे, लाइसोजाइम से मिलेंगे. ठीक है, लाइसोसोम से ये एंजाइम्स मिलते हैं. आरएनए, डीएनए, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिसको भी ब्रेक डाउन होने की जरूरत पड़ती है, ये एंजाइम्स मतलब लाइसोसोम्स वो एंजाइम प्रोवाइड करता है और वो सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो जाता है. फिर या तो वो सब्सटेंस सेल के अंदर यूज हो, या फिर वो सब्सटेंस कहीं दूसरे सेल्स में एक्सपोर्ट हो, या फिर सेल के बाहर एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाए. ठीक है, तो मतलब लाइसोसोम्स एंजाइम्स कंटेन करता है और ये एंजाइम आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, लाइसोसोम्स इन व्हाइट ब्लड सेल्स कंटेन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल सच एज माइक्रोब्स. देखो लाइसोसोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको आप WBC बोलते हो, ठीक है, इसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है. तो इसमें जो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, इसका जैसे कि मैंने बताया कि लाइसोसोम भाई एंजाइम्स कंटेन करते हैं. तो व्हाइट ब्लड सेल में लाइसोसोम है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल में कुछ एंजाइम्स भी, क्योंकि लाइसोसोम एंजाइम भी तो कंटेन कर रहा है. और ये एंजाइम्स पता है क्या किस लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, हमारी बॉडी में जब बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है, दैट इज अ माइक्रोब्स, कोई मान लो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, पैथोजन एंटर करता है, तो ये लाइसोसोम उन माइक्रोब्स को डाइजेस्ट कर लेता है, उसको पकड़ लेता है कि नहीं तुम बॉडी में आ तो गए हो, लेकिन मैं इस बॉडी में तुमको कोई भी इन्फेक्शन फैलाने नहीं दूंगा. तो लाइसोसोम हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने से भी बचाता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी कोई बाहर के पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ये उसको जकड़ लेता है, खत्म कर देता है. ठीक है, क्योंकि भाई लाइसोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो एंजाइम्स तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये पैथोजन बाहर से आया है, ये इस बॉडी में इन्फेक्शन करेगा, इसको जल्दी से खा लो और इस बॉडी को इन्फेक्ट होने से बचा लो. ठीक है, तो लाइसोसोम्स का फंक्शन आपको समझ में आ गया. अब हमारा लास्ट जो ऑर्गेनल है दैट इज द साइटोस्केलेटन. अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा. तो दिस कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टाइनी प्रोटीन फाइबर्स. देखो साइटोस्केलेटन बेसिकली प्रोटीन, समझो प्रोटीन के छोटे छोटे प्रोटीन्स का नेटवर्क होता है. ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स के छोटे छोटे नेटवर्क को आप कहोगे साइटोस्केलेटन. ठीक है, स्केलेटन में भी आप देखते हो कि कई सारी बोन्स होती है ना, तो सेम एज इस साइटोस्केलेटन में क्या होता है कि प्रोटीन की नेटवर्क्स होती हैं. ठीक है, प्रोटीन का नेटवर्क होता है. देन हम आगे बढ़ते हैं. तो सेल्स में देखो आपको मैं बता दूं कि हम जैसे कि साइटोस्केलेटन देख रहे हैं, तो साइटोस्केलेटन टाइनी नेटवर्क ऑफ प्रोटीन. ठीक है, छोटे छोटे प्रोटीन मिलकर साइटोस्केलेटन बनाते हैं. अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स आता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आता है, सेंट्रोसोम आता है और सेल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ते हैं. साइटोस्केलेटन में क्या क्या पढ़ेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे और सेल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, these are the smallest fibers. ठीक है, they provide structural support, maintain the characteristic shape of the cell and permit contraction. Example in muscle cells. देखो साइटोस्केलेटन जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो उस साइटोस्केलेटन में जो पहली चीज आती है दैट इज द माइक्रोफिलामेंट. माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट फाइबर्स होता है, सबसे छोटा फाइबर होता है, फिलामेंट फाइबर याद रखना. इसका काम होता है सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना और सेल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना. ठीक है, तो सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन देता है, माइक्रोफिलामेंट. माइक्रोफिलामेंट कहाँ है, साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है. फिर आता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल. तो माइक्रोट्यूब्यूल देखो ये लार्जर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर होता है. देखो माइक्रोफिलामेंट क्या था, पहले तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन में सपोर्ट करता है. मतलब मसल्स में मूवमेंट होता है तो भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटेंड होता है, तभी तो होता है ना मूवमेंट. तो पहला काम इसका जो होता है वो होता है हमारा कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है. ठीक है, और दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है माइक्रोफिलामेंट. फिर उसके बाद आता है माइक्रोट्यूब्यूल. तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, इसका जो मेन काम होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं. मतलब इसमें अब कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब मूवमेंट. ठीक है,
तो ये क्या क्या करता है, सेल्स के अंदर जितने ऑर्गेनल होते हैं उन सबके मूवमेंट को कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल की, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम का शेप्स वगैरह बदलता है, मूवमेंट होता है, अलग अलग पोल पे आता जाता है, ये हम पढ़ेंगे आगे सेल डिवीजन के प्रोसेस में। तो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। साथ ही साथ सेल एक्सटेंशन, जो सेल की साइज एक्सटेंड होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं सेंट्रोसोम, ये सब हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम और सेल एक्सटेंशन, ये सब हम इसके अंदर साइटोस्केलेटन के अंदर पढ़ रहे हैं। और साइटोस्केलेटन क्या है भाई, हमारे सेल का ऑर्गेनल है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम की बात करें तो दिस डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विद इन द सेल, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देखो सेंट्रोसोम वगैरह के बारे में ना हम सेल डिवीजन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हम अभी बता दें कि इसका मेन जो काम होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और हमारे जैसे कि ऑर्गेनल और क्रोमोसोम सेल एक्सटेंशन का मूवमेंट में हेल्पफुल है। तो जो ये हमारा सेंट्रोसोम होता है वो देखता है कि माइक्रोट्यूब्यूल का ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रहे, जिससे जब भी मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन की नीड है सेल को, वो अपना अच्छे से काम करता रहे, ठीक है। फिर और जो मतलब सेंट्रोसोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, वो हम सेल डिवीजन जब डिस्कस करेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम सेल एक्सटेंशन देखते हैं। तो सेल एक्सटेंशन का मतलब दिस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सम टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर मेन कंपोनेंट्स आर माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच अलाउ मूवमेंट, दे इंक्लूड माइक्रोविलाई, ठीक है, सीलिया, फ्लैजिला। देखो माइक्रोविलाई, सीलिया, फ्लैजिला, आप जैसे मान लो सेल का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें से कुछ चीजें, कुछ लेयर्स, कुछ मेम्ब्रेन्स बाहर के साइड में निकली हुई हैं, इसका मतलब कि सेल एक्सटेंड हुआ है, सेल एक्सटेंशन। अब माइक्रोविलाई क्या करता है आपको पता है, उधर वो इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा, डाइजेशन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, वो एब्जॉर्प्शन में फिर फूड को एब्जॉर्ब करता है, ये सारा काम करता है। सीलिया, फ्लैजिला, सबके लेग्स जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जो मूवमेंट में काम करते हैं। तो जो सेंट्रियोल या फिर कहो कि साइटोस्केलेटन, ये सारी जो चीजें, इनका ओवरऑल एक ही फंक्शन है कि सेल्स में जहां कॉन्ट्रैक्शन की नीड पड़ रही है, जहां मूवमेंट की नीड पड़ रही है, ये उसको प्रॉपर करा पाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। और हमें सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना था, बस मतलब सारे ऑर्गेनल का नॉलेज आपको होना चाहिए, सबका लोकेशन पता होना चाहिए और सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन आपको पता होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th का नहीं सेल मतलब अब क्लास 9th या क्लास 11th में नहीं हो कि सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। नॉर्मल चीजें आपको पता होनी है, क्योंकि अभी हम सेल डिवीजन डिस्कस करेंगे, सेल डिवीजन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। माइटोसिस, मियोसिस, उधर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और इधर से किसी एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल का फंक्शन पूछ सकता है एग्जाम में। तो सारे सेल ऑर्गेनल का फंक्शन मैं एज ए स्क्रीन पे ऐड करते हुए आई हूँ, तो नोट्स आपको मिली गई होंगी, और बाकी जहाँ पे थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन की नीड थी वो भी मैं वीडियो में एक्सप्लेन करती चली हूँ साथ ही साथ। सो आई होप कि मैंने अपने साइड से सारी कोशिश करी है आपको समझाने की और आपको सारी चीजें समझ भी आ गई होंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, तो जितने मेरे को मतलब मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, आप उधर से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और फिर अभी मैंने आज जितना कुछ भी पढ़ाया है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और अभी पढ़ लेना, जैसे ही कंप्लीट करो ये लेक्चर तुरंत पढ़ लेना, जिससे आपको सारी चीजें याद हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल डिवीजन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम जैन 8 तक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का हमारा जो सिलेबस है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का, वो हम कंप्लीट कर ले, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा या फिर ये लेक्चर मेरी फर्स्ट टाइम देखी है, तो मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए लेक्चर सीरीज चला रही हूं। तो आप चैनल के होम पेज पे जाइए, उधर से प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट करिए। अब तक मैंने जितने भी लेक्चर वीडियोस अपलोड किए हैं सारे वीडियोस उधर अवेलेबल हैं, आप उधर से वीडियोस देख लो, ठीक है। और फिर अब हम आगे सेल डिवीजन डिस्कस करेंगे हमारे इसमें एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, अभी फिलहाल के लिए हम इन 2 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कंबाइंड और फिर उसके बाद फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो जैन एंड तक मैं ये इतना सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी और फिर जो थोड़ा टाइम बचेगा आपके एग्जाम से पहले उसमें हम जल्दी जल्दी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर के साथ, ठीक है। अपना ध्यान रखो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी और अपकमिंग लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।